हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 हिंदी की बुक का चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि दिव्या एक बच्ची है जो कि अनिल की छोटी बहन है। वैसे तो दिव्या हमेशा से कमज़ोर सी है, बट आजकल उसको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी सी महसूस होने लगी है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करवा कर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो दिव्या की बहन को ब्लड की कमी हो रही थी, शायद डॉक्टर को ऐसा लग रहा था। तो नेक्स्ट ही रूम में उसको चेकअप के लिए भेज दिया। वहाँ पर अनिल को अपने पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिख गई। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो क्या किया उन्होंने थोड़ी सी उंगली से ड्रॉप ली ब्लड की और एक स्लाइड पे रख दिया और कहा कि कल हॉस्पिटल से, जो है अस्पताल बोलते हैं हॉस्पिटल को ना हिंदी में, तो डॉक्टर ने कह दिया अनिल से कि कल आकर के तुम रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। तो अगले दिन हॉस्पिटल पहुंच गया अनिल और नॉक किया दरवाजे पर। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो देखिए, इसमें क्या हुआ कि जो डॉक्टर थी ना, वो जो खून लिया था स्लाइड पर रखा था, उसको ना एक सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप बोलते हैं इंग्लिश में, कि बहुत ही छोटे छोटे जो हमारी ब्लड में या हमारी बॉडी के पार्ट्स में, जैसे मेनली ब्लड देखा जाता है या फिर और भी चीज़ें देखी जाती हैं, उसमें ना बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी हम लोग माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो जो डॉक्टर दीदी थी वो भी माइक्रोस्कोप में देख रही थी और अनिल को बताया उन्होंने, डॉक्टर दीदी जो थी, कि जो दिव्या है अनिल की बहन, उसको एनीमिया है। एनीमिया में क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है हमारे ब्लड में। और डॉक्टर दीदी ने कहा कि वो कुछ दिन दवाई लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। तो डॉक्टर से पूछा एनीमिया का क्या मतलब होता है अनिल ने। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि अगर तुम्हें ये जानना है कि एनीमिया क्या होता है तो पहले तुम्हें ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, मतलब रेड कलर का कुछ टाइप का दिखता है जो हमारा ब्लड होता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। तो भानुमति का पिटारा क्या है, जिसमें बहुत कुछ निकल जाता है, जिसमें सब कुछ निकल जाता है, ऐसा समझ लीजिए। तो डॉक्टर दीदी बताती हैं कि जो ब्लड होता है ना, इसको नॉर्मली हम लोग देखें तो ऐसा लगता है कि बस एक रेड कलर का कोई लिक्विड है, बट अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बहुत कुछ हमें इसमें दिखाई पड़ता है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जो लिक्विड इसे बनाता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है ना, तरल वाला पार्ट होता है, फ्लूइड वाला, उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, छोटे बड़े कई तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं और कुछ ऐसे तिनका कोई रंग नहीं होता, जिनका कोई कलर नहीं होता, इस तरीके के भी होते हैं। कुछ बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ब्लड में, कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ लाल होते हैं और कुछ कलरलेस होते हैं, जिन्हें बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स कहते हैं। जिनका कोई भी कलर नहीं होता ना, इस तरीके के पार्टिकल्स जो होते हैं ब्लड के, उनको हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। जो प्लाज्मा है, क्या बताया था डॉक्टर दीदी ने कि ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा,
और दूसरी छोटी छोटी चीज़ें कई सारी, जैसे कि जो रेड कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के भी होते हैं, सॉरी रेड कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। और जो कलरलेस होते हैं ना, जिनका कोई कलर नहीं होता, वो प्लेटलेट्स होते हैं। और ये जो तीन चीज़ें होती हैं ना, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली। तो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में एक स्लाइड लगाई, फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा यानी कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से तुम्हें जो कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। लाल रक्त कण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। ये देखिए, ये दिखाए गए हैं, ये पिक्चर जो है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रखी हुई हो। देखिए बालूशाही जैसे लग रहे हैं ना। तो जब अनिल ने देखा रक्त को, ब्लड को माइक्रोस्कोप में, तो ऐसा लगा कि छोटी छोटी सी जैसे कि बालूशाही रखी हुई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल यानी बीच में दबे हुए। तो इस तरीके के होते हैं रेड ब्लड सेल्स, लाल कण जो होते हैं रक्त के। बालूशाही जैसे शेप होती है इनकी। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। तो एक बूंद, एक जो मैंने डॉट बनाया ना, इसकी एक बूंद में ही, रक्त की एक बूंद में ही लाखों रेड ब्लड सेल्स होते हैं। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो, मिलीमीटर नहीं, 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इसके 40 से 55 लाख पार्टिकल्स हमें मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है, क्योंकि ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, इनकी वजह से ही हमें जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा में जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं कणों का होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। तो जो लाइफ होती है वो कितनी होती है रेड ब्लड सेल की? 4 मंथ की होती है। और हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो बॉडी में पहुंचाने का काम भी किसका होता है? रेड ब्लड सेल्स का ही होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नष्ट नहीं होते, एक साथ ख़त्म नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन ये ख़त्म होते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। देखिए, हमने देखा कि 4 महीने में ख़त्म होते रहते हैं, बट धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। जैसे जैसे ख़त्म होते हैं वैसे वैसे नए भी बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कभी होंगे ही नहीं रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में। हड्डियों के बीच में के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। तो हड्डियों के बीच का जो भाग होता है मज्जा, हिंदी में बोलते हैं इसका कारखाना मतलब जहाँ पर बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स बनते रहते हैं। ऐसी जगह भी हमारी हड्डियों के बीच में मौजूद है। इनके लिए, इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व यानी कि आयरन और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि आप लोग वेजिटेबल्स खाइए, दूध पीजिए, प्रोटीन की चीज़ें खाइए। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है आराम से रेड ब्लड सेल्स बनते रहते हैं, यानी कि खून अच्छे से बनता रहता है। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। तो जब हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तो उसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया मैक्सिमम होता है हमारी बॉडी में अगर हम लोग प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, उसकी वजह से हमें एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर पूछता है कि अनिल, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम अनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने पूछा, क्या अगर हम लोग संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट लें तो क्या हम लोग अनीमिया से बच सकते हैं? तो दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। हाँ, ठीक है, आप लोग प्रॉपर डाइट लेते रहिए और आप ठीक रहेंगे। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। तो एनीमिया के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट हमारे देश में लोग बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं ना, इसकी वजह से हमारे देश में काफ़ी लोग एनीमिक रहते हैं।
इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। पेट में कीड़े हो जाते हैं तो भी इंसान एनीमिक हो सकता है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो पॉल्यूटेड वाटर और गंदे खाने से ज़्यादा लोग खाते हैं ना फास्ट फूड, और ऐसे ही कहीं से भी जैसे पानी पी लिया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी बैक्टीरियाज़ वगैरह हमारे बॉडी में पहुंच जाते हैं, कीड़े जिन्हें बोलते हैं हम, और हमारी बॉडी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ का मतलब होता है जो खाना हम लोग खाते हैं, इनसे बचने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थ का हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो बिल्कुल साफ़ हो। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें, साफ़ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिसके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है शौच के लिए हम शौचालय का ही उपयोग करें और इधर उधर नंगे पाँव ना घूमें। तो एक कुछ इस तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं जो जैसे कि फीसेस होते हैं। फीसेस मतलब जैसे कि कुछ लोग होते हैं खुले में शौच करते हैं, जैसे कि गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट प्रैक्टिस कई बार होती है ये, तो उसकी वजह से भी उस पर कुछ कीड़े पनप जाते हैं, वो हमारी स्किन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। दीदी यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम होता है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। तो सफ़ेद कण क्या होते हैं? शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जब रोगाणु यानी कि बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये सब शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण इनसे डटकर मुकाबला करते हैं। तो यही हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं, और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते, मतलब हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने देते हैं। एक्सटर्नल बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगस वगैरह को कौन? ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। बस संक्षेप में ये मानो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं सफ़ेद कण, और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जवाब क्रिया में मदद करना। इसका मतलब है जैसे कि हमारी चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि खून खुद ब खुद बहना बंद हो जाता है। ये कैसे होता है? तो हमारी बॉडी में ना प्लेटलेट्स होते हैं, जैसे कि जहाँ पर सपोज़ करिए कहीं पर कट लग गया हमारे, और फिर हम लोग को थोड़ी देर उसको साफ करके ऐसे छोड़ दें तो खून आना बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्लेटलेट्स आकर के जमना शुरू कर देते हैं। उसको इंग्लिश में तो प्लेटलेट्स बोलते हैं, हिंदी में उनको बिंबाणु बोलते हैं। तो रक्त जमने की क्रिया को कई लोगों की बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं बन पाते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है, उनके ऐसे खून बहना शुरू हो जाता है और रुकता ही नहीं है, ये दिक्कत है वहाँ पे। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो इसमें ये बताया गया है कि प्लाज्मा में ना एक प्रोटीन होता है, तो वो ब्लड फ्लो करता रहता है जहाँ पे कट लगता है वहाँ पे ये कवर करने लगता है, और प्लेटलेट जो है एक जाली जैसी बना देते हैं और धीरे धीरे वो घाव भर जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है, अगर बहुत घाव गहरा है तब तो बहता जाता है खून। हाँ, ऐसे समय में उचित व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। फिर अनिल दीदी से पूछता है कि अगर सपोज़ करिए कि छोटी मोटी चोट तो अपने आप ठीक हो जाती है, बट अगर बहुत ज़्यादा खून बहने लगा तो दीदी कहती है उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और अगर टाइम लगता है डॉक्टर के पास ले जाने में तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा चोट लगी है ना उसको किसी साफ़ कपड़े से, गंदे कपड़े से नहीं, क्योंकि उस समय वो बॉडी का पार्ट खुला हुआ है, गंदगी बॉडी के अंदर जा सकती है, इसलिए साफ़ कपड़े से उस पार्ट को बहुत ही कस करके बांध देना चाहिए। क्योंकि जब आप कस कर बांध देते हैं तो कहते हैं ना कि ब्लड फ्लो रुक जाता है, तो वहाँ पर ब्लड फ्लो रुक जाता है और खून का बहना भी कम पड़ जाता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो डॉक्टर क्या कर लेते हैं, तब तक के लिए हम लोग डॉक्टर के पास पहुंच गए तो डॉक्टर उसमें टाँके लगा देते हैं। टाँके लगाने से क्या होता है कि प्लेटलेट्स एकदम से इतनी ज़्यादा नहीं बन पाती, तो टाँके लगाने से धीरे धीरे वो अपना घाव भर जाता है, और अगर ब्लड ज़्यादा बह जाता है तो फिर उस इंसान को क्या करना पड़ता है, ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है, दीदी ने समझाते हुए बताया। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? क्या आप ऐसे मान लीजिए कि किसी के आपके फ्रेंड के बॉडी में कमी हो गई,
खून की, तो क्या आप उसे दे सकते हैं ब्लड? तो दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। क्या होता है ना, हमारी बॉडी में अलग अलग हमारा ब्लड ग्रुप होता है, जैसे कि ए, बी, ओ, है ना, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो इस तरीके के काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं। तो जिस पर्सन का जो ग्रुप है ना, उसको उसी ग्रुप का ब्लड जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति ना मिले, तो अनिल ने पूछा कि ठीक है, अगर मान लो कि उस पर्सन को हमें खून चढ़ाना है, बट उसके खून हमें मिल ही नहीं रहा है, उस ब्लड ग्रुप का खून, तो क्या किया जाए? तो डॉक्टर बोलती हैं दीदी, डॉक्टर दीदी, ऐसी आपातकाल का मतलब होता है इमरजेंसी के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के ब्लड बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार करके रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। तो जैसे कि बॉडी में हम लोगों के एकदम से ब्लड कम हो जाए तो कहाँ से आएगा? तो हर हॉस्पिटल में क्या होता है, जितने भी बड़े हॉस्पिटल होते हैं उसमें ब्लड बैंक्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन ब्लड बैंक की हेल्प से जो है वो ब्लड दे दिया जाता है, इसलिए। और वहाँ पे ब्लड कहाँ से आता है? जो लोग डोनेट करते हैं। इसलिए डॉक्टर दीदी बताती हैं अनिल को कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। अनिल ने पूछा, क्या मैं भी कर सकता हूँ ब्लड डोनेट? तो दीदी ने कहा, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र की स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। तो जिनकी एज 18 से ज़्यादा है और जो पूरी तरीके से हेल्दी हैं, वही जो है ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। एक समय से उनके लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। एक समय में 300 मिलीलीटर 300 ml ही ब्लड निकाला जा सकता है बॉडी से। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। फिर डॉक्टर दीदी बताती हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि ब्लड डोनेट करने से कमज़ोरी आ जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। तो कहते हैं दीदी कि हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है और एक टाइम पर किसी का सिर्फ 300 ml ब्लड निकाला जाता है और कुछ ही टाइम में वो ब्लड बन जाता है दोबारा से। तो अगर किसी ज़रूरतमंद इंसान को हमारा खून मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। तो अनिल ने कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो रेगुलरली मैं ब्लड डोनेट किया करूँगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। फिर डॉक्टर दीदी ने कहा, शाबाश, तुम अच्छे बच्चे हो और ब्लड डोनेट करना बड़े होके। तो ये जो चैप्टर था ये लिखा था यतीश अग्रवाल ने। तो ये जो है मेनली बेसिकली साइंस का चैप्टर था, है ना। तो हमारा हो गया ये कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।